मानव संसाधनों का मूल्यांकन करने की कई प्रकार की विधियां हैं, वो प्रचलित होती है। कई प्रकार की मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम मानव संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं। आज हम आपसे इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें। मानव संसाधनों का मूल्यांकन। जब ये बात स्वीकार कर ली गई है कि किसी भी उपक्रम के मानव संसाधन उसकी संपत्ति है, ये बात मान ली गई है कि मानव संसाधन भी प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स की तरह एक असेट्स है उपक्रम के लिए, तब उसके मूल्यांकन का प्रश्न उत्पन्न होता है। तो तब ये बात आती है कि भी संपत्ति है तो संपत्ति का मूल्यांकन होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। जब मानव संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है तो उस मूल्यांकन के पूंजीकरण और इसके मूल्यह्रास अपलिखित किए जाने संबंधी प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। जब उनका मूल्य हमें पता चल जाता है तो उनका हम पूंजीकरण करते हैं और पूंजीकरण करने के बाद हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये होता है मूल्यांकन। अब हम बात करेंगे कि मूल्यांकन करना हो तो मेथड्स कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, ऐतिहासिक लागत विधि, ये है मानव संसाधन मूल्यांकन की विधि। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 है लागत ज्ञात करना। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं की वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है। नंबर 1, कर्मचारियों के चयन पर किया गया व्यय, कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय और कर्मचारियों के पदस्थापन पर किया गया व्यय। ये 3 खर्चे जो हम करते हैं उनकी लागत आपको ज्ञात करनी होती है। सेकंड, लागत का पूंजीकरण करना। विभिन्न प्रकार की लागत ज्ञात करने के बाद उन लागतों का पूंजीकरण कर लिया जाता है। पूंजीकरण करने पर ये समस्त लागतें जोड़कर संपत्ति का रूप धारण कर लेती हैं। पूरी लागत जब ज्ञात हो जाती है और उनका पूंजीकरण कर लिया जाता है तो उन सब लागतों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद वो संपत्ति का रूप धारण कर लेते हैं कि इस संपत्ति की वैल्यू इतनी है। ये कार्य संपादित होने के बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि जब नई संपत्ति हमें परचेज करनी हो तो उसे हम परचेज कर सकें। सब मानव संसाधन पर किए गए कार्यों का पूंजीकरण करके उनको संपत्ति का रूप दे देते हैं और उसके बाद मूल्यह्रास अपलिखित करने की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार इस संपत्ति के पूंजीकृत मूल्य को संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के दौरान अपलिखित कर दिया जाता है। यदि संपत्ति अपेक्षित उपयोगी जीवन काल पहले ही बेकार हो जाता है, जितनी जीवन काल की हमने सोची थी उससे पहले ही वो संपत्ति बेकार हो जाती है तो उसे हानि मानकर इसका लेखा कर दिया जाता है और यदि उपयोगी जीवन काल है उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है तो मूल्यह्रास की दर में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये कार्य किया जाता है ऐतिहासिक लागत विधि। मानव संसाधन की जो लागत हम ज्ञात करते हैं उसमें ऐतिहासिक लागत विधि की ये प्रोसेस है। 3 मेजर काम करने होते हैं: लागत ज्ञात करना, उनका पूंजीकरण करना और मूल्यह्रास चार्ज करना।
इसमें कुछ कमियां हैं, इसके स्थान पर ये मेथड है। पुनर्स्थापन लागत विधि। पुनर्स्थापन लागत से तात्पर्य उस मूल्य से है जिस पर अमुक वस्तु का पुनर्स्थापन किया जा सके। पुनर्स्थापन का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास कोई संपत्ति है और हमें उस संपत्ति को रिप्लेस करना है, तो जितनी रिप्लेस की जो कॉस्ट होती है उसको पुनर्स्थापन लागत कहते हैं। मानव संसाधनों के संदर्भ में पुनर्स्थापन लागत उस राशि से है जो किसी उपक्रम को अपने मानव संसाधनों को पुनर्स्थापित करने पर खर्च करनी होगी। जो किसी उपक्रम को अपने मानव संसाधनों को पुनर्स्थापित करने पर खर्च करनी होगी। राशि में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: भर्ती करने व चयन करने की लागत, कर्मचारियों को भाड़े पर ले जाने की लागत, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की लागत, कर्मचारियों को पदस्थापित करने की लागत, नए कर्मचारियों को वर्तमान कर्मचारियों के योग्यता स्तर तक विकसित करने की लागत। ये जो लागतें हैं उन लागतों को हम ज्ञात करते हैं जो कर्मचारियों पर हम करते हैं, और उन लागत की जितनी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। इस प्रकार से हम मानव संसाधन का मूल्यांकन प्रतिस्थापन विधि में भी कर सकते हैं। इसके बाद भी उस मेथड्स में कुछ कमियां हैं जिनको अवसर लागत विधि में पूरा किया जाता है। ये विधि अवसर लागत की आर्थिक संकल्पना पर आधारित है। प्रतिस्थापन लागत विधि के दोषों को दूर करने के लिए ही हैकिमियन और जोन्स ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि के अंतर्गत एक कर्मचारी के वैकल्पिक उपयोग के आधार पर उसका मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। यदि कर्मचारी को आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों की अवसर लागत शून्य होती है। यदि कर्मचारी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की जो लागत है वो आपकी शून्य होगी। अतः इस विधि के अंतर्गत केवल दुर्लभ कर्मचारियों की अवसर लागत ही ज्ञात की जाती है। इस विधि में उन्हीं कर्मचारियों की लागत ज्ञात की जाती है जो कि दुर्लभ है, और उनका मूल्य निर्धारण करने के लिए बोली लगाने वाली विधि द्वारा उसका मूल्य ज्ञात किया जाता है। एक व्यक्ति के संबंध में जो कि अधिकतम बोली लगाई जाती है वही उस व्यक्ति की अवसर लागत समझी जाती है। जैसे बोली लगाते हैं कि भाई इस व्यक्ति की लागत इतनी है, इतने रुपए में हम इसको रख सकते हैं, तो जितनी लागत की बोली लगाई जाती है वही लागत उस कर्मचारी की अवसर लागत है। इस विधि के लिए एक विनियोग केंद्र स्थापित किया जाता है जिन पर व्यक्तियों की आवश्यकता है उन्हें निर्धारित किया जाता है। योग केंद्र का प्रबंधक इन व्यक्तियों के लिए बोली लगा सकता है और बोली के मूल्य को विनियोग अथवा पूंजी आधार पर सम्मिलित कर लिया जाता है। यह है अवसर लागत विधि। एक कर्मचारी के लिए अधिकतम कितनी बोली की राशि लगाई जा सकती है, इसे जानने के लिए उस व्यक्ति के नियुक्ति के पश्चात केंद्र को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ द्वारा ज्ञात की जा सकती है। कर्मचारी को हमने नियुक्त कर दिया और उस कर्मचारी के आने के बाद कितना प्रॉफिट हमारा बढ़ा, वही उस व्यक्ति की बोली है। जो लागत है वही उसकी लागत है, क्योंकि उसके व्यक्ति के आने के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ा है।
अतिरिक्त लाभ वही होगा, पूंजीकृत मूल्य वह राशि है जितनी अधिक बोली उस कर्मचारी के लिए लगाई जा सकती है। अतिरिक्त लाभ क्या है? पंजीकृत मूल्य वह राशि जितनी अधिक बोली उस कर्मचारी के लिए लगाई जा सके। थैंक्स। तो देखिए 3 मेथड्स के बारे में आपने चर्चा की है। ऐतिहासिक लागत विधि, प्रतिस्थापन विधि और अवसर लागत विधि। तीनों मेथड्स के माध्यम से हम जो हमारे मानव संसाधन है उनका मूल्यांकन करते हैं और उनकी लागत याद करके उसे संपत्ति के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं और फिर उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसके लिए एक अलग से